का चैप्टर ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं क्या? हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं क्या? हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि ये जो फॉरेस्ट है वो एज अ रिसोर्स कैसे काम करता है। ठीक है, आज का क्लास जो रहेगा हम लोग का, इसमें पूरा चैप्टर हम लोग लर्न कर लेंगे। ठीक है, किसी को भी याद करने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे जैसे क्लास खत्म होगा अपने आप समझ में आया है कि पूरा चैप्टर तुम लोग को याद हो गया है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लाइफ ऑन द अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, यहां से हमारा शुरू हो रहा है ये चैप्टर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग को पता है कि इस प्लानेट पे जो है, हम लोग को पता है कि इस प्लेनेट पे बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म के लिविंग बींग्स रहते हैं। ठीक है ना, इस प्लेनेट पे बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म के लिविंग बींग्स रहते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, लीचेस हो गया, बनियान ट्री हो गया, एलिफेंट हो गया, ब्लू व्हेल हो गया। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के ब्लू व्हेल तक ये सब जो है हमारे अर्थ पे रहते हैं ना। द प्लेस वेयर ऑल लिविंग बींग्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? यानी कि वैसा प्लेस जहां पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल करके रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। तो अर्थ हमारा क्या है? एक हैबिटेट है। नहीं, अर्थ क्या है हमारा? हैबिटेट है, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के ब्लू व्हेल तक, एलिफेंट तक सब जो है एक साथ रहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा हैबिटेट है वो जो है उसमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बहुत ज्यादा क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है ना, जो हमारा हैबिटेट है उसमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर हम सिंपली पूछें कि जो हमारा अर्थ है क्या वो हैबिटेट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सर वहां पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर के ब्लू व्हेल तक सब कोई जो है अर्थ पे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहते हैं। डन, यहां तक पूरा बात समझ में आ गया? अब देखो आगे। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था, और हैबिटेट ये सब क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं नहीं। और हम लोग को पता है सर कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। यस और नो? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब एक दूसरे पे क्या है बच्चों? इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमंस एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि हम लोग सब मिल करके एक जो है इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। वी आर ओनली वन पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, और ह्यूमन जो है उसमें का एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के इंसान से लेकर के ब्लू व्हेल तक है, ये सब मिल करके एक तरीके का इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम बनाते हैं। डन। अब देखो, वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर सर्वाइवल। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है सर, ये जो ह्यूमन बींग्स है ये जो है इस इकोलॉजिकल सिस्टम पे हाईली डिपेंडेंट है। तो बेसिकली तुमको यहां से कैसे पॉइंट याद रखने हैं, ध्यान से देखो कैसे याद रखने हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो हमारा अर्थ है बच्चों, बहुत भयानक तरीके से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। यस और नो? बहुत भयानक तरीके से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन रहते हैं लिख सकते हो ना तुम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के और ब्लू व्हेल तक सब रहते हैं। और इन सब को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं बताओ तो? इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं बच्चों, है ना? यानी कि ह्यूमन भी जो है इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है। इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, इसका मतलब हम सब लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। डन। तो यहां से एरो देकर के लिख सकते हैं कि हम लोग जो है इंटरडिपेंडेंट है सभी पे। डन, अभी तक यही पढ़े ना? यानी कि सर इतने लाइन से हम लोग इतना शॉर्ट नोट्स लिखें। डन। हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि हम लोग सब एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट रहते हैं। पूरा बात क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं। देखो बहुत आसान है सब कुछ। अब हम लोग को देखना क्या है, क्योंकि सर हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट के बारे में ना,
फॉरेस्ट के बारे में चैप्टर है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉरेस्ट है उसका इस इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, यस और नो, इस इकोलॉजिकल सिस्टम में। तो एक बात बताओ, फॉरेस्ट को हम लोग कह सकते हैं ना कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी कि सर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे, यस और नो, कह सकते हैं। यहां तक ध्यान दो बच्चों। तो ऐसे नोट्स लिख लोगे ना तुम लोग इस तरीके से, उस ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा और इस तरीके से नोट्स लिखना है बिल्कुल, ठीक है। ठीक, अब देखो आगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब ध्यान देना यार, देखो एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना है। कैसे, देखो प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है तो इसमें प्लांट आता है, एनिमल आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, हम लोग आते हैं। ये सब क्या करता है, ध्यान दो, ये सब जो है इंप्रूव करता है एयर क्वालिटी को, एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है, वाटर को क्लीन करता है और सॉइल को फर्टाइल करता है। डन ना, सॉइल को फर्टाइल करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट, देखो प्लांट एयर क्वालिटी को इंप्रूव करता है कि नहीं, प्लांट और एनिमल, है कि नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल को फर्टाइल करता है कि नहीं, राइजोबियम बैक्टीरिया, याद है ना। अब आगे देखते हैं, विदाउट फॉरेस्ट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट आर द की पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है हम लोग उस पे, हम लोग जो है सब कोई इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन जो इसमें की रोल प्ले कर रहा है वो हमारा कौन सा प्ले कर रहा है, फॉरेस्ट कर रहा है, यस और नो। क्यों कर रहा है सर, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। यानी कि अब यहां से तुम्हारा मेन चैप्टर शुरू हुआ, ठीक है ना। देखो यहां तक हम लोग क्या पढ़े कि अर्थ जो है भयानक तरीके से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, मींस अलग अलग क्रिएचर्स एक साथ रहते हैं, मिल करके इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं जिसमें सब कोई इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो की रोल प्ले करता है वो फॉरेस्ट करता है। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तो कोई दिक्कत है क्या, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो सर ये जो आप बार बार जो बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी में, ये देखो ये एनसीईआरटी का कट लगा हुआ है यहाँ पे, एनसीईआरटी के बुक का यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है, ध्यान दो, देखो। और ये हो गया तुम्हारा स्टार, ये हो गया तुम्हारा स्टार, ये जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछता है सीधा, प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब पहले यहां देखेंगे फिर इसको रीड करेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मींस क्या होता है, लार्ज वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बोथ वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड स्पेसीज, जब साथ में रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में, वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जब साथ में रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटीज बोलते हैं। बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जब बहुत सारा प्लांट और बहुत सारा एनिमल साथ में रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही यही होता है कि ये भारी मात्रा में है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में है कि नहीं, मतलब रिच इन नंबर, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, सबका फॉर्म अलग है, सबका फंक्शन अलग रहता है, क्लोजली इंटीग्रेटेड थ्रू इंटरडिपेंडेंसी, बता दिए ना कि जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स है ये आपस में एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहा है, इंटरडिपेंडेंट है। बोलो बात समझ में आ गया। अगर सिर्फ हम इसको कवर कर ले, सिर्फ पूछें व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बहुत ज्यादा नंबर होता है, बहुत ज्यादा फॉर्म एंड फंक्शंस होते हैं और ये सब जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या याद करोगे इसको, याद हो गया। फिर से देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है सर, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, क्या वो कम नंबर में होते हैं क्या सबका सेम फंक्शन होता है क्या, सब आपस में इंटीग्रेटेड रहता है, समझ में आ गया। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डन, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, बट देखो बट
क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसीज। बताओ, इसको याद करने की जरूरत है या फिर याद हो गया? याद हो गया। अब देखो तुम लोग कैसे रिलेट करोगे। जैसे यहाँ पे हम नोट्स लिखे थे, यहाँ पे देखो आइडिया दिए थे कैसे लिखना है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, ऐसे लिखना है, उसके बाद क्या करना है, इंटरडिपेंडेंट, ये हो गया। अब उसके बाद देखो, इसके बाद याद है क्या बताए थे, इंटरडिपेंडेंट है जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट था ना, फॉरेस्ट था। अब क्योंकि फॉरेस्ट था, अब क्यों था फॉरेस्ट ये तो पता है ना, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर है और सबको इंटरडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे बायोडायवर्सिटी ये है क्या, ये है क्या, क्वेश्चन मार्क करके इसका आंसर लिखेंगे ना। क्या है सर ये, लार्ज वैरायटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बोलोगे तो सीख जाओगे, है ना। डन, लिख लोगे यहाँ पे बायोडायवर्सिटी करके ऐसे लिख लोगे, और ये बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, पूरा आगे बढ़ जाए, पक्का। अब देखो तो लिख लोगे ना ऐसे करके, यानी इस पूरे पेज को हम लोग बस इतने लाइन में समराइज कर दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, लेकिन इसको याद कतई नहीं करना है, क्लास के बाद बस जाकर नोटबुक में लिख लेना है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है, क्योंकि सर ये बायोडायवर्सिटी है ना, तो बायोडायवर्सिटी में हम लोग बोले ना प्लांट और एनिमल्स, तो प्लांट और एनिमल्स तो बचपन में बोलते थे, अब हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा और, है ना, फ्लोरा और फाउना, प्लांट एंड एनिमल्स, यही होता है ना। तो प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में देखते हैं। तो सर आप बता दिए कि जो इंडिया है वो बहुत ही रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। मेनी प्लांट एंड एनिमल्स आर यूनिक टू स्पेसिफिक रीजन, यस और नो। पोलर बियर क्या बिहार में मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो एक स्पेसिफिक रीजन में मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन बायोडाइवर्सिटी, पता है ना, क्योंकि हमारा ग्लोब पे ऐसा, हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं कि हम लोग इक्वेटर वाले रीजन में भी आ जाते हैं और ऊपर बर्फ वाले रीजन में भी थोड़ा बहुत आ जाते हैं, है ना। एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी में बी 2 or 3 times more than discovered species. Forest and wildlife resources are deeply linked to our daily life, so common that we often take them for, होता है ना कि जो चीज बहुत इजीली मिल जाता है तो लोग उससे बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को ये बहुत, तुम क्यों हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, तो लोग उसे जो है बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ड्यू इस कारण से कभी भी लाइफ में याद रखना, किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं बनना है। ठीक है, आपको ना कहने आना चाहिए। अगर आप ना कहना सीख गए तो बस लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन हर चीज में अगर उछल के अरे अरे सजेशन बिना मांगे तो खत्म फिर। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी दे आर नाउ अंडर ग्रेट स्ट्रेस, यानी कि ठीक है सर, हमारे नेचर जो है बाय मिस्टेक जो है हम लोग को दे दिया बहुत कुछ दे दिया, ठीक है, जिसका कदर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कदर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जब किसी को बहुत कुछ मिलता है तो ऑफ कोर्स उसका वो कदर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम लोग देख लिए। तो यहां से मात्र तुम लोग को 3 पॉइंट याद करना है कि फ्लोरा एंड फौना जो है, इंडिया जो है बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। हर एक फ्लोरा और फौना जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से वहां पे रहते हैं। ठीक है, और बाकी तो है कि भाई क्योंकि बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं तो लोग उसको जो है बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लिए हैं, जिस कारण से यही सब चीज जो है ना हमारे यहाँ अब डिग्रेड कर रहे हैं, खत्म हो रहा है। ठीक है, अब इसको रीड कर लो या फिर कर ले, चलो हम भी कर लेते हैं। देखो फ्लोरा एंड फौना एनसीईआरटी का ये है। इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट विच आर यूनिक इन योर एरिया, होता है ना। इन फैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बता दिया गया। This is possible twice or thrice the number yet to be
डिस्कवर्ड। अभी तक जितना भी खोजा गया है उसके हिसाब से बोला गया है कि नहीं नहीं, इंडिया में बहुत वेराइटीज पाए जाते हैं, बहुत वेराइटीज पाए जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन डिटेल्ड अबाउट द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। अब देखो क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से बकवास की बातें लिखी हुई हैं। अब देखो, यू मे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज इन डेली लाइफ। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life, जिस कारण से हम लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं और जिस कारण से जो है अभी ये अंडर स्ट्रेस में है। तो ऐसे लाइन काटना सीखो, ऐसे लाइन काटना सीखो। आ रहा है बात समझ में? अगर ये करना सीख गए तो एनसीईआरटी से नोट्स बनाना आ गया। ठीक है, पूरा बात समझ में आ गया। क्योंकि सर फ्लोरा और फौना हमारे लाइफ में इतना ज्यादा है कि उसको हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं, अभी वो स्टेट्स में चल रहा है बेचारा। डन? यहां तक लिख लोगे खुद से ना, लिख लोगे ना? अब आगे देखो, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में दिया गया है तुम्हारे बुक में, जरा ध्यान दो। देखो यहाँ पे ये फिगर है, तुम लोग देख सकते हो अपने अपने एनसीईआरटी में। देखो जरा ध्यान से, ये सब्जेक्ट देखो, ये क्या है? ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग बम्बू स्पेलिंग्स इन नर्सरी एट क्या है? मुखाली नियर साइलेंट वैली। मुखाली लिखा हुआ है ना, मुखाली नियर साइलेंट वैली। अब देखो ट्राइबल पीपल्स क्या करते हैं, ये जो है ग्रो करवाते हैं क्या? बम्बू स्पेलिंग्स इन नर्सरी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बांस का छोटा बच्चा, नर्सरीज में क्या होता है पता नहीं ये सब चीज। सेल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कलेक्ट लीफ लिटर्स। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड किन के लिए? ट्राइबल पीपल्स के लिए। सोर्स ऑफ फूड, फ्यूल, मेडिसिन एंड इनकम किसके लिए? ठीक है ना? यहाँ पे तुम्हारा ये फिगर लगा हुआ है, ये किस तरीके से देखो ये पत्तियां बिटोर रही हैं। यहाँ पे देखो ये लोग जो है घास फूस लेकर के जा रही हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए। यहाँ पे सब्जियां उब्जियां तोड़ करके और फ्रूट्स तोड़ करके यहाँ पे ये लोग सेल कर रही हैं। यानी कि कह सकते हैं सर कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने इनकम और अपने लाइवलीहुड के लिए किस पे? अभी तक का सब क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। अब क्योंकि सर हम लोग को ये पता है कि हम लोग फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं और हम लोग उसका बिल्कुल बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड। कुछ याद आ रहा है क्या? जब आंख बंद कर ले रहा, उफ क्या दर्द है। किसी के याद आ रहा है क्या फॉर ग्रांटेड से? कोई यही बोल के बोली थी क्या कि बाबू तुम हमको फॉर ग्रांटेड ले लिए हो, अब हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं? एकदम पूरा दर्द, जब जब हम फॉर ग्रांटेड बोल रहे हैं ना, पूरा दर्द में आंख बंद कर ले रहा है। भगवान सर क्या बोल रहे हैं, पूरा दर्द में आ जा रहा है बच्चा। यहां तक पूरा बात समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, क्योंकि सर हम लोग को पता है कि हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं तो इसका बहुत ज्यादा दोहन किया जा रहा है, तो इसको बचाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार फॉरेस्ट खत्म हो गया तब तो प्राइमरी प्रोड्यूशन खत्म, तो सेकेंडरी और टर्शियरी का क्या ही मतलब। ठीक है, तो एग्जाम में ये आता है कि बताइए जरा कि ये जो है ना कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया, देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे ध्यान दो। पहले हम लोग समझेंगे क्योंकि सर हम लोग बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं उसका, तो उसको कैसे वो जरूरी क्यों है ना, कि कंजर्व करना जरूरी क्यों है। फिर कंजर्व करना जरूरी क्यों है, उसको करने के लिए गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम चला, और चैप्टर खत्म। ठीक है, आ जाओ ध्यान से। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सबसे पहले बच्चों लोग देखेंगे कि बताइए सर ये कंजर्वेशन जरूरी क्यों है। तो देखो क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर है और जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, जिस कारण से कंजर्वेशन जरूरी है। आ गया बात समझ में? आ गया बात समझ में? दो या 3 नंबर में आगे लिख लोगे ना, क्योंकि सर रैपिड डिक्लिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, जिस कारण से कंजर्वेशन जरूरी है। कंजर्वेशन प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मेंटेन्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक एयर, वाटर और सॉइल, और प्रोटेक्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि इतना ज्यादा हम लोग दोहन करते हैं कि पूरा का पूरा जेनेटिक खत्म खा जाते हैं हम लोग, पूरा का पूरा खा जाते हैं। मतलब पोचिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे तो पूरा का पूरा जनरेशन खा जाएंगे हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, जिसको कंजर्व करना क्या है? बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर तुम लिख लोगे ना 2 पॉइंट में,
रैपिड डिक्लाइन ऑफ व्हाट, किसमें, फॉरेस्ट में, प्लस वाइल्ड लाइफ में क्या आता है, रैपिड डिक्लाइन आता है। डन। जिस कारण से हम लोग को इसको प्रिजर्व करना है ताकि उन लोग का जेनेटिक खत्म ना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमी, अब तो ये तो पता है ना, ये तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो। देखो जैसे देखो, एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज, फिशरीज डिपेंड ऑन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, ये सब बेसिक सा चीज है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये हम लोग देख लिए ना कि वाई कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है सर, है ना। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का कौन कौन सा प्लान आया जिससे इसको हम लोग अभी कंजर्व कर रहे हैं। देखिए कि क्यों जरूरी है, देख लिए ना। अब देख रहे हैं हम लोग कि गवर्नमेंट का कौन कौन सा वो आया है जिस कारण से हम लोग अभी थोड़ा बहुत बचे रुके हुए हैं। सबसे पहले आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट इन इंडिया। सबसे पहले एक एक्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया, कब आया, सबसे पहले किसके लिए आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया, कब आया, अरे बोल, 1972, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स, बैन हंटिंग और रिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड। समझ में आ रहा है ना। अगर हम ये बोलें कि सर आप ये बताइए कि ये जो एक्ट आया वो क्यों आया, तो हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए। सुनो मेरी बात, दो चीज को रोकने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए और हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट आता है 1972 में, जिस एक्ट का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्यों आता है, किन दो चीजों को रोकने के लिए, हंटिंग और, ठीक है, हंटिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए और हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज पब्लिश्ड। डन। यहां पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1970, कब आया, 1970। रीजन क्या था आने का, है ना, जिसके अंदर जो है बहुत सारा नेशनल पार्क्स बनाए गए और सेंचुरीज बनाए गए, नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाए गए, जिसके अंदर जैसे देखो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत सारा नेशनल पार्क बनाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाता है। किन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको फिंगर टिप पे याद रखना है, ठीक है। सुनो मेरी बात, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या एस्टेब्लिश करता है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब क्यों किया जा रहा है, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए और वाइल्ड लाइफ के। अब देखो एनिमल गिव प्रोटेक्शन किस किस, इसके अंदर किन किन एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिला हुआ है भाई, देखो जरा। टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, कश्मीरी स्टैग हो गया। चलो बताओ, एक सींग वाला राइनो हो गया, टाइगर हो गया और कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग, उसके बाद एक सिंह वाला राइनो और टाइगर। क्रोकोडाइल हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, एशियाटिक लिखा हुआ है ना, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, क्रोकोडाइल, एशियाटिक लायन और इंडियन एलिफेंट, ठीक है ना। चलो वापस से बोलो, टाइगर था, कश्मीर स्टैग, हाँ, और इंडियन एलिफेंट। आप सुनो 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 सुनो, कैसे याद करना, देखो टाइगर है प्लस लायन भी है। कौन सा लायन, लेकिन एशियाटिक लायन। तो टाइगर और एशियाटिक लायन को साथ में बोलना है, कभी बोलना है तो साथ में बोलना है। डन हो गया, ये हो गया टाइगर और डन। उसके बाद देखो इंडियन से याद करो, इंडियन में दो चीज, एक इंडियन एलिफेंट को साथ में बोलना है, प्लस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको क्या बोलते हैं, गोंडवान बोलते हैं, है ना, गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इंडियन बस्टर्ड चीज लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इंडियन बस्टर्ड। देखो कैसे याद करना बताते हैं, ठीक है। कहाँ लेपर्ड लिखा हुआ है, हाँ, और लेपर्ड लिख लो,
लेपर्ड लिख लो, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखना है भाई वन हॉर्न प्लस कश्मीर प्लस वन हॉर्न कश्मीर प्लस क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल प्लस ब्लैक बग। हो गया ना? ब्लैक बग पता है क्या है? सलमान खान याद आ गया? अब सुनो, ऐसे ही तुम लोग को याद करना है। टाइगर लायन लेपर्ड, टाइगर लायन लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, इंडियन बास्टर्ड, गाली वाला बास्टर्ड नहीं है, इंडियन एलिफेंट और इंडियन, फिर लास्ट में एक सिंग वाला राइनो, क्रोकोडाइल। याद हो गया? याद हो गया ना? अब इसको मिटा देते हैं, नहीं छोड़ो रुको, इसको ऊपर कर देते हैं। देखो ध्यान से, चलो वापस बोलना। पहला इंडिया, सबसे पहले टाइगर लायन लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट और बास्टर्ड, बास्टर्ड। ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, ब्लैक बग हो गया, कश्मीर स्टैग, ठीक है, और ब्लैक बग। डन। अब नीचे से शुरू करेंगे। सब नीचे में क्रोकोडाइल था और ठीक है, हाँ देखो सुनो, अरे रुक रुक रुक, सुनो, सबसे नीचे था क्या? सबसे नीचे था तुम्हारा वन और राइनो, कश्मीरी स्टैग, क्रोकोडाइल और ब्लैक बग। तो क्रोकोडाइल और ब्लैक बग को साथ में याद करना है। ठीक है, ब्लैक बग मतलब सलमान खान। ठीक है, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल, ब्लैक बग, कश्मीरी स्टैग और वन राइनो। उसके ऊपर इंडियन एलिफेंट और बस्टर्ड, उसके ऊपर लायन, टाइगर, लिपर्ड। याद हो गया? तो अगर मैं ये बोलूं कि बताओ बउआ, ये जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज खोले गए हैं वो किन किन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खोले गए हैं? तो याद हो गया? डन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या किए? डन ना? उसके अंदर क्या किए? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर कितने टाइप्स ऑफ एनिमल को प्रोटेक्ट किए गए हैं? तो सबसे पहले आराम आराम से बोले, जितना पूछे उतना ही। सबसे ऊपर लाइन में था लायन, था एशियाटिक लायन। सेकेंड लाइन में इंडियन से दो था, कौन कौन सा? अब चुप, ब्लैक बग था, लिपर्ड था, स्नो लिपर्ड था, राइनो था। अच्छा, राइनो के बाद कश्मीरी स्टैग था। अच्छा, राइनो कौन वाला राइनो? ठीक है, पूरा समझ में आ गया बात? अच्छा, तो ये समझ में आ गया सर। उसके बाद एक आता है प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये क्यों आया भाई? तुम ध्यान से दो। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? कंजर्वेशन कैसे किया गवर्नमेंट। देखो ध्यान से, टाइगर इज अ की स्पीशीज ऑफ फूड चेन, हम लोग को पता है। देखो हुआ क्या कि पहले जो है 55,000 टाइगर था, 55,000। और 1973 में जब सर्वे किया गया तो देखा गया कि मात्र और मात्र 1827 टाइगर मात्र बच के रह गए हैं। अब ये क्यों हुआ सर? इतना ज्यादा टाइगर डिक्लाइन, यानी 55,000, तुम सोच रहे हो 55,000 से 1827 1973 में मात्र सर्वे में मिले। रीजन क्या था उसका? तो रीजन था पोचिंग, ट्रेड ऑफ स्किन एंड बोन्स, हैबिटेट लॉस, डिक्रीज इन प्रे और ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ। फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन तो है ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ। जब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो होगा तो पोचिंग, हंटिंग होगा, शौक के लिए सब स्किन और बोन का यूज करेगा, प्लस में हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज है वो भी होगा, है ना। धीरे धीरे जो है शिकार का कम होना, प्रे का कम होना। तो मेनली 3-4 रीजन याद रखना। सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, जिस कारण से पोचिंग, ग्रोथ होना पॉपुलेशन का, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा पोचिंग, हंटिंग, शौक के लिए स्किन और उसका बोन का यूज करना, और फिर हैबिटेट लॉस और प्रे का कमी। तो समझ में आ गया ना कि सर ये जो 55,000 जो था वो घट करके कितना हो गया? 1827 हो गया मात्र। इसका रीजन क्या था? सबसे पहले पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन का ग्रो होना था। अब क्योंकि सर पॉपुलेशन ग्रो होगा तो पोचिंग बढ़ेगा, हंटिंग बढ़ेगा। अब क्योंकि पोचिंग हंटिंग क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि स्किन का उसका क्या हो रहा है, स्किन और बोन का क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। और तो और हम लोग कह सकते हैं हैबिटेट लॉस का था, हैबिटेट लॉस का था, और डिक्लाइन ऑफ प्रे। ये सारे के सारे रीजन के कारण क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है। टाइगर जो है 1827 बचा मात्र, क्या डिक्रीज इन कॉजेज भी है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा तो पेड़ कटा। अब पेड़ कटेगा तो भाई जानवर रहेंगे कहाँ, तो जानवर जब रहेगा नहीं तो टाइगर खाएगा कहाँ, ठीक है ना, टाइगर खाएगा क्या। समझ में आ गया बच्चों पूरा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पे है, इंडिया है, नेपाल में। तो देखो ये एनसीईआरटी का ये कट पीस लगा हुआ है, तो इसको रीड कर लोगे, इसको रीड कर लोगे, ऐसे लिख लोगे ना क्या रीजन था, प्रोजेक्ट टाइगर आने के पीछे क्या रीजन था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर देखो, वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज 1973 में जो हम लोग देखते हैं तो हम लोग को रियलाइज होता है कि 1827 मात्र जनसंख्या बचा हुआ है, कितना में से 55,000 में। जिसका मेन रीजन क्या था, पोचिंग था, ट्रेड था, हैबिटेट था, डिप्लेशन ऑफ प्रे था, बेस स्पेसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉल्यूशन etc। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड यूज ऑफ देयर बोन ट्रेडिशनल किसमें किया जा रहा था, मेडिसिन में किया जा रहा था, याद रखना इसको, ठीक है। स्पेशली इन द एशियन country left the tiger population on the verge of the extinct, ठीक है ना। एकदम इतना मारा सब दवाई बनाने के लिए गर्दा कर दिया, पढ़ लोगे ना। जिस कारण से एक एक्ट आता है 1917 में, जिसका 1973 में जिसके तहत टाइगर को बचाया जाएगा। पूरा बात समझ में आ गया, यहां तक पूरा बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। नहीं नहीं ऐसी वो करिए, अरे पोछा ही मार दीजिए भाई, सब काम कोई बराबर समझिए। हाँ अब कॉल करिएगा 10 बजे संडे के दिन भी। सपोर्ट अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ठीक है। कब लॉन्च किया गया, 1973 में, जिसका एम क्या था, लार्ज फॉरेस्ट एरिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर का मेन एम समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं। अच्छा ये तुम इसमें 10 स्टार मार लो, मेजर टाइगर रिजर्व में 10 स्टार मार लो। क्यों, क्योंकि भाई ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत 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 ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब मेरे साथ याद करना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, कहाँ पे है, अच्छा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद देखो मानस असम, तो एस दिख रहा है, तो मानस कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है, अच्छा मानस कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, सुंदरबन कहाँ पे है, ठीक है। सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में और मानस आसाम में है, एस, ठीक है। मानस कहाँ पे है, आसाम में है। सारिका कहाँ पे है, सारिका कहाँ पे है, सरिस्का, सरिस्का सरिका बोल रहे हैं हम, सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान में। बांधवगढ़ कहाँ पे है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ पे है, जैसे मध्य प्रदेश, ग्वालियर में पता है ना कि ग्वालियर का राजा रजवाड़ा होता था, देखो बांधवगढ़ है ना, बांधवगढ़, तो नाम देख के हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश है ना। फिर सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, अच्छा। उसके बाद अगर बात करें पेरियर कहाँ पे है, पेरियर कहाँ पे है, कहाँ पे है पेरियर, कहाँ पे है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दिखा मध्य प्रदेश। सुंदरबन, मानस, जिम कॉर्बेट, ठीक है। फिर से मानस, पेरियर, नहीं करना, एक बार बोलना है, ठीक है। जिम कॉर्बेट, अच्छा पेरियर, सुंदरबन, सरिस्का, अरे वाह नाइस, याद हो गया पूरा। मैच दो फ्लोइंग में आता है 1 नंबर में, ठीक है। आगे देखो, चलो अगर हम ये बात बोले कि जितना भी नेशनल पार्क और सेंचुरीज खोले गए थे ना, जितना भी नेशनल पार्क सेंचुरीज खोले गए थे,
वो किन किन जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए थे? टाइगर, यहाँ तक पूरा सब बात समझ में आ गया? यहाँ तक सब कुछ याद हो गया? जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। पेरियर कहाँ पे है? केरला में है। मानस कहाँ पे है? असम में है। सुंदरबन कहाँ पे है? बांधवगढ़ कहाँ पे है? हाँ, मध्य प्रदेश। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में। काजीरंगा नेशनल पार्क देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क, हाँ देखो कहाँ पे है? कहाँ पे है काजीरंगा? कहाँ पे है? मानस कहाँ पे है? काजीरंगा कहाँ पे है? मानस कहाँ पे है? अच्छा, ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये दिया गया है क्योंकि यहाँ पे एक हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है और हाँ, एक सिंग वाला, ठीक है। लार्ज पॉल्यूशन ऑफ डियर। डियर दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिखो, ये दिखो, ये कहाँ का है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम का। असम में कौन सा है? दो बताओ, काजीरंगा और मानस। केरला। काजीरंगा और मानस कहाँ पे है? असम में, जो कि फेमस है। हाँ, तो ये होमवर्क सबसे पहले तो ये क्लास 8 का चीज है साइंस का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। पहले ये डिफरेंस, कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, रुको बताते हैं। शांत, देखो ये बात समझ में आ गया? अब देखो न्यू कंजर्वेशन अप्रोच देखते हैं हम लोग कि फोकस जो है शिफ्ट होता है फ्यू एनिमल से कहां? इंटायर बायोडाइवर्सिटी की ओर। अब हम कुछ एनिमल को नहीं, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। इंसेक्ट इंक्लूडिंग, जैसे इंसेक्ट में देखो बटरफ्लाई हो गया, मॉथ्स हो गया, बिटल्स हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, हम सब को प्रोटेक्ट करेंगे। प्लांट्स एडेड टू प्रोटेक्टेड लिस्ट इन 1991, यानी कि 1972 में क्या आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। 73 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर आया। 1991 में इसको इंसेक्ट्स में को भी इसमें ऐड कर लिया गया, ठीक है ना। इंसेक्ट्स को भी इसमें क्या कर लिया गया बच्चों? टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। देखो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है? टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आता है डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट। फॉरेस्ट रिसोर्स डिफिकल्ट टू मैनेज एंड नीड रेगुलर कंट्रोल, है ना, है ना। ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट। ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट का मतलब देखते हैं हम लोग, आउंड और मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दो। क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट? और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि मोर देन 50% जो है वो क्या है? ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल फॉर। और इसमें जो क्या है? स्ट्रिक्ट। रिजर्व का मतलब यानी कि मोर देन 50% ऑफ फॉरेस्ट लाइन जो है यहाँ पर क्या है? बिल्कुल एकदम क्या कर दिया गया है? रिजर्व कर दिया गया है, जो कि बहुत जो है वैल्यूएबल है कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब देखो उसमें कितना परसेंट था? 50%, मोर देन 50%, 50% प्लस। अबाउट 1/3 ऑफ फॉरेस्ट एरिया, 1/3 किसमें आता है? प्रोटेक्टेड एरिया में। प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फर्दर डिप्लेशन, ठीक है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में देखो बिलोंग टू गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल और कम्युनिटीज। अब देखो ऐसे कुछ हम लोग याद करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, पूरा का पूरा एरिया में फॉरेस्ट है, पूरा एरिया में फॉरेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये कि जो 50% एरिया है, 50% ये जो है बिल्कुल क्या हो गया? ये रिजर्व है, रिजर्व है एकदम, हाँ रिजर्व है। और उसके बाद 1/3 जो बचा, 1/3 क्या है बच्चों? इसको, हाँ, कि इसमें भी कोई एंट्री नहीं कर सकता है भाई, ताकि इसका भी क्या ना हो? डिप्लेशन ना हो। और बाकी का जो एरिया बचा ना, ये किसके अंडर में आता है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है, जिसमें तुम मान के चलो कि यहाँ पे तुम खेती कर रहे हो, यहाँ पे तुम बिल्डिंग बना लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ रोड बना दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो 50% आता है किसमें? रिजर्व में। 1/3 किसमें आता है? और बाकी किसमें आता है? अब देखो, अब एक नया बना दिया गया है परमानेंट, यानी कि जब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी 50% प्लस 1/3 फॉरेस्ट को हम लोग मिला देते हैं, तब क्या बनता है बच्चों?
परमानेंट फॉरेस्ट बनता है। देखो है ना, रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। पूरा बात समझ में आ गया यहाँ तक, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब देखते हैं स्टेट विथ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। मध्य, देखो कुछ यहाँ पे फैक्ट हम नहीं डाले, जैसे 75% मध्य प्रदेश में क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो है ना, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ टोटल ईस्ट फॉरेस्ट एरिया। 75%, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है परमानेंट फॉरेस्ट है। मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में है, ठीक, इन सब में जो है बहुत ज्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। अब ये सब स्टेट में जो है बचाया गया स्टेट विथ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन कौन सा है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो घड़ियाल ऑन ब्रिंक, अब देखो घड़ियाल ऑन ब्रिंक, देखो नेक्स्ट पेज तुम लोग पलट लो अपने एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एकदम खोल कर बैठना है बच्चों, क्लास में एनसीईआरटी ओपन करके बैठो, ठीक है। अब इससे बेसिकली क्वेश्चंस आते नहीं है, तो ये तुम लोग पे हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये नोट्स बना हुआ है, तुम लोग पे हम छोड़ रहे हैं। घड़ियाल, क्रोकोडाइल और घड़ियाल दोनों अलग हैं। देखो क्रोकोडाइल का माउथ कुछ ऐसा होता है, देखो इसका घड़ियाल का ये आगे की ओर बिल्कुल ऐसा होता है, पिन पॉइंटेड होता है घड़ियाल का माउथ, ठीक है ना, पिन पॉइंटेड, ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं घड़ियाल ऑन ब्रिंक, एक बार बस रीड कर लेना, बस एक बार, ठीक है, बस रीड कर लेना, क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं यहां से, ठीक है, इसको रीड कर लेना बस। आगे देखो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो ये हम लोग देख लें कि क्या क्या प्रोसेस से गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो 1971 में क्या आया, 71 में कुछ नहीं आया था, 72 में आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 73 में क्या आया, और 1991 में क्या ऐड कर दिया गया, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी ऐड कर लिया गया, सीधा ये बोलो, ठीक है, बटरफ्लाई, मॉथ, ये सब, ठीक है। अब देखो देखते हैं कि कुछ कुछ जगह के कुछ लोग जो है वो भी कंजर्वेशन करने के लिए भारी मात्रा में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे देखो कंजर्वेशन इज नॉट अ न्यू आइडिया इन इंडिया, फॉरेस्ट आर होम टू ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। हम लोग पढ़ के आए जस्ट पीछे, लोकल पीपल इसको जानते हैं, जिस कारण से जो है वो लोग जानते हैं कि जब हम लोग इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारा एरिया में जो है अब लोकल पीपल भी फॉरेस्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। एग्जांपल देखो, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे है, राजस्थान में है। यहाँ पे विलेजर्स अपोज माइनिंग एक्टिविटी एकदम स्ट्रिक्टली, अरावली माउंटेन मारूंगा, यूज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पे माइनिंग नहीं होगा, कोई करेगा तो पटक के छाती पे चढ़ जाएगा। डन यहां तक। देखो बुआ, अरे देखो बुआ यहाँ आगे सरिस्का समझ में आया, कहां पे है सरिस्का, डन यहां तक। कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन देखो, इन मेनी प्लेसेस विलेजर्स प्रोटेक्ट फॉरेस्ट देमसेल्फ, दे रिजेक्ट आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे देखो 5 विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, देखो ये क्या किया, डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एज क्या है, भैरवदेव दाका, क्या है, सेंचुरी नहीं, सोनचुरी, ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिए कि ना 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 ना, इसमें तुम लोग नहीं आ सकते हो, ये हम लोग अलग से वो बना दिए, भैरवदेव धाकव और सोनचुरी, ठीक है। ये कहां पे है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कितना हेक्टेयर जमीन, 1200 हेक्टेयर जमीन। यहां पे क्या कर लिए सब, अपना रूल बना लिए, बोले कि अगर हंटिंग कर दिया, धरा गया तो समझ जाना प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। यानी समझ में आ रहा है ना कि जैसे गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट निकाला वो अलग निकाला, और जहां पे कम्युनिटी रह रहे हैं वहां भी लोग कह रहे हैं कि अपने से, ठीक है ना, सेंचुरीज, ठीक है, जिसके दरमियान जो एक मूवमेंट चलाया गया बहुत भयानक, हिमालयज में, कहां पे, चिपकू मूवमेंट। अब चिपकू मूवमेंट क्या था कि लोग जो है ना पेड़ को पकड़ के आओ काटो, तो पेड़ काटने से पहले हमको काटो पहले,
है ना, चिपकू पेड़ से जाके चिपक जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट का काम बढ़ रहा था हिमालयाज में। कहां पे था ये? एम क्या था? स्टॉप डिफोरेस्टेशन। पीपल जो है क्या कर लिए? हक कर लिए। अचीवमेंट क्या था कि भाई फॉरेस्ट क्या हो गया, और क्या हो गया? प्रमोट एफोरेस्टेशन, यूज इंडिजिनस ट्री स्पेसीज, प्रूव दैट कम्युनिटी एफर्ट कैन सक्सेसफुली कंजर्व। लेकिन अगर अगर हम लोग लालच में आकर के पूरा पूरा पेड़ धड़ल्ले से धा 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 काट के कॉपी किताब बेंच फर्नीचर सोफा सेट ये सब बना लेंगे, तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो कहने का मतलब कहानी कहां शुरू हुआ? देखो, हम लोग को ये पता है कि हम लोग को फॉर ग्रांटेड मिल गया, हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं, ठीक है। जब हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं तो हम लोग एक्सेसिव इसका यूज कर रहे हैं, जिस कारण से कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि रैपिड डिक्लाइनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पॉपुलेशन, जिस कारण से बहुत सारा कंजर्वेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, जिस कारण से गवर्नमेंट कुछ कुछ इनिशिएटिव लेता है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973 में, फिर उसके हिसाब से 1991 में लाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि गवर्नमेंट से हट करके लोकल पीपल भी जो है इसको बचाने के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिए, है ना। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, सरिस्का में भी। यहाँ तक पूरा बात समझ में आ गया? बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लेना, है ना। द चिपकू मूवमेंट इज हिमालयज हायर ओनली द सक्सेसफुल, देख लेना, पूरा बता दिए, ठीक है ना। अब देखो, न्यू कंजर्वेशन मेथड में क्या हुआ? ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस डेवलप इकोलॉजिकल फार्मिंग, फार्मर मूवमेंट, बेसिकली कुछ कुछ मूवमेंट चलाया गया। जैसे एक नाम है बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, तेहरी में, और एक क्या था? नावदन्या, ठीक है, जिसका अचीवमेंट क्या हुआ भाई कि जो क्रॉप का डाइवर्सिटी था विदाउट केमिकल फर्टिलाइजेशन वो बढ़ा, यूज हुआ, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली था ये सब, बीज बचाओ। और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हम देखें, ठीक है। आप देखते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ये याद रखो, ये कब शुरू किया गया? 1980, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि लोकल पीपल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, लोकल पीपल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के क्या करेंगे? बचाएंगे। फर्स्ट स्टेट टू पास JMF, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कहां पे? उड़ीसा में। सबसे पहले कहां पे हुआ? सबसे पहले कहां पे हुआ? सबसे पहले कहां पे हुआ? कब हुआ स्टार्ट? या इसका JFM का मतलब ही है क्या कि लोकल कम्युनिटी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके काम करेगा। लोकल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? प्रोटेक्ट डिग्रेड फॉरेस्ट लैंड। बेनिफिट ऑफ इसका बेनिफिट क्या हुआ सर? डन ना। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ, शेयर इन टिम्बर प्रॉफिट। रिजल्ट क्या निकला कि सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, हम लोग फॉरेस्ट को क्या कर लिए? सक्सेसफुली प्रोटेक्ट कर लिए। पूरा बात समझ में आ गया? यहां तक सुनो मेरी बात। JFM क्या है, कब शुरू किया गया था? 1988। कब शुरू किया गया था? 1988। इंपॉर्टेंट लेसन फॉर कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट लेसन क्या है भाई? इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकवरी शो लोकल कम्युनिटीज मस्ट बी इन्वॉल्व, स्टिल कम्युनिटीज आर नॉट फुली इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि भैया हम पार्लियामेंट में तो नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन अगर तुम लॉ पास कर दोगे ना, फिर भी हम उसको, अरे जाइए जाइए जाइए, ठीक है। ओनली दोज डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी अलाउ विच आर पीपल सेंट्रिक, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इकोनॉमिकल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई संसद में बैठ के तुम कोई फैसला ले लोगे, ये होने नहीं देंगे। अगर हम लोग एक्टिव हो गए तो अच्छा से अच्छा सुप्रीम कोर्ट और संसद का डिसीजन भी चेंज किया जा सकता है, और इसका रिसेंट एग्जांपल अरावली माउंटेन डिसीजन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये लास्ट टॉपिक हमारा है, जिसका नाम क्या है, पढ़ो। सैक्रेड ग्रुप्स, वेल्थ ऑफ रेयर स्पेसीज। कहने का मतलब क्या है ना कि लोगों के मन में डर पैदा करना, लोगों के मन में डर होना, या फिर लोग जो है उसको भगवान से कंपेयर कर लिए हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये सैक्रेड ग्रुप्स किस पे बेस्ड है? ट्राइबल पीपल पे बेस्ड है ना। और ये जो है नेचर से ये लोग क्या करते थे? डरते थे, या फिर उसका ज्यादा दोहन करने से डरते थे, जिस कारण से क्या हुआ कि जितने भी वर्जिन फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए? बच गए। कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, कि भाई इसको काट, है ना, कि अगर मान लो हम ये जैसे होता है ना कि हम लोग पत्थर को भगवान कह रहे हैं, तो पत्थर को तुम उठा के फेंक नहीं सकते हो, उसके सामने से तुम गोर लाग लोगे, कुछ चढ़ा दोगे, है ना। तो ये डर होता है लोगों में,
दिस फॉरेस्ट जो है अनटच्ड और फुली प्रोटेक्टेड। जैसे एक मूवी है ना अभी रिसेंटली कांतारा, कांतारा में था ना कि कुछ फॉरेस्ट था कि वो माना जाता था कि भाई वो ठीक है उसमें भगवान का वास है, जिस कारण से यार तुम कोई भी कुछ भी करो, ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, जा करके जंगल में तुम वो लोग चढ़ा दे रहा था ऐसे करके कि नहीं नहीं वो जो है पता नहीं क्या था नाम था, वो जो है गुस्सा हो जाएंगे बस। हाँ बिल्कुल वही उसी काइंड ऑफ। जैसे देखो ट्री वर्कशिप एग्जांपल देखो, जैसे बहुत सारे लोग जो है डरते थे, भगवान मानते थे पेड़ों को, जैसे मुंडाज एंड संथाल इंपॉर्टेंट है, मुंडाज और संथाल कहाँ पे थे? अब ये जो है दो ट्री का पूजा करते थे, महुआ और अरे कदम, कदम नहीं होता जो खाते भी हैं, है ना, कदम, कदम और महुआ के पेड़ को लोग पूजते थे। तो अच्छा बताओ पीपल, पीपल बहुत रेयर केस में कटता है कि नहीं करता पीपल, क्योंकि पीपल पे हम लोग जल चढ़ाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो संथाल और जो मुंडाज जो थे ना छोटा नागपुर यानी झारखंड वाले एरिया में, वो कदम्मा और महुआ के पेड़ को पूजा करते थे, जिस कारण से ये लोग कटने ही नहीं देते थे, ठीक है ना। जिस कारण से क्या, जैसे ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार, टर्मरिड और मैंगो, पीपल एंड बनियान ट्री, समझ में आ रहा है ना ये सब चीज, कि लोगों के मन में आस्था जग जाना, जिस कारण से डर पैदा होना कि भैया अगर हम काट दिए ना तब बहुत दिक्कत हो जाएगा, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। एनिमल में देखो कौन कौन सा था, एनिमल में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो स्प्रिंग्स, माउंटेन पिंग्स, प्लांट एनिमल्स अराउंड टेम्पल्स, जितने भी अगल बगल टेम्पल के अगल बगल है ये सब क्या है, भगवान के ही क्या है, भगवान के ही स्वरूप है। मंकी एंड लंगूर हम लोग देखते हैं। अच्छा मंदिर में जाते हो तुम लंगूर को मार दोगे क्या, गोली मार दोगे, डंडा से मार दोगे, खींच के मर जाए तो उठा लिया जाएगा, तो सब भगवान का रूप माना जाता है, ठीक है ना। जैसे बिश्नोई विलेज राजस्थान में है ना, ब्लैक बग जो है वो लोग बिल्कुल अपने उनके अगल बगल ऐसे ही हिरन घूमता रहता है, ब्लैक बग, ठीक है। नीलगाय हो गया, ये सब पिकॉक हो गया, ये सब जो है एनिमल्स पीपल के अराउंड बिल्कुल सेफली महसूस करते हैं, ये लोग पूजा करते हैं बेसिकली इन एनिमल्स का, और ये लोग एनिमल्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। नीलगाय हो गया, पिकॉक हो गया और ब्लैक बग हो गया। इधर ना बिहार में ना क्योंकि वो फसल खराब कर देता है, लेकिन उधर राजस्थान वाले एरिया में क्या है कि इनका पूजा किया जाता है। दैट्स वाई यहाँ से जो है लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है ना, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है। अब देखो एक्टिविटी तो ठीक है, अब देखो एक ये इंपॉर्टेंट कोट है जो कि बुद्ध भगवान के द्वारा दिया गया था, अ ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनोवलेंस एंड मेक नो डिमांड फॉर इट्स सब्सिस्टेंस एंड एक्सटेंड जेनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, ठीक है। बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि ट्री को हम लोग को सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इवन दोज हु कट देम। और यहाँ पे ये पूरा चैप्टर तुम लोग का हो गया दी एंड, ठीक है। अब एक बार हम लोग स्टार्टिंग से बिना देखे रिवाइज करते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो अपना अपना बुक कॉपी बंद कर लो, बस रिकॉल करना, ठीक है, रिकॉल करना, और घर पे जाकर के बस इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग शुरू किए थे बायोडाइवर्सिटी से, याद है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि हर कोई आपस में इंटर डिपेंडेंट। बायोडाइवर्सिटी का और मतलब क्या होता है कि लार्ज वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कहाँ रह रहे हैं, जो कि रिच इन नंबर है, अलग अलग फॉर्म और फंक्शन के हैं और इंटरडिपेंडेंट है, जिसमें एक की रोल प्ले करता है फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी। उसके बाद हम लोग क्या पर हैं, क्योंकि हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं, जिस कारण से इसका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, जिस कारण से गवर्नमेंट का बहुत बहुत योगदान रहा। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले 1972 कंजर्व, एक मिनट जो जैसे बोलेंगे कंजर्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है और बोलो एक तो डिक्लाइन होने से बचाना है और दूसरा हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है। हाँ क्यों? क्योंकि सर पोचिंग हो रहा था, हंटिंग हो रहा था और स्किन, हाँ ठीक है, ये सब समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखें कि इसी दरमियान जो है गवर्नमेंट जो है नेशनल पार्क और सेंचुरीज का स्थापना करवाता है, जिसमें हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल पार्क और सेंचुरीज स्टेब्लिश करवाना कंपलसरी था, जिसके अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है सर, इसका कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है, काजीरंगा कहाँ पे है, आसाम, काजीरंगा कहाँ पे है,
देखो फोकस नहीं करोगे खत्म हो जाओगे। काजीरंगा कहाँ पे है, पेरियर कहाँ पे है, बांधवगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। इन सब में पूरे वाइल्ड लाइफ को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, जैसे जैसे समय बढ़ा तो ये जो है वो एक्सपेंड हुआ इसका दायरा, और उसमें जितने भी बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, प्लांट, इन सब को यानी कि पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का हम लोग जिम्मा उठाए 1991 में। बताओ उसके बाद क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े थे कि रिजर्व फॉरेस्ट, बोलो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व में 50%, 1/3 और उस बाकी, हाँ तो धीरे धीरे सबको मौका दो, ठीक है। और समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि परमानेंट फॉरेस्ट था जिसमें 2 फॉरेस्ट आते थे, कौन कौन से आते थे, ठीक है। उसके दरमियान जो है बहुत सारा स्टेट का नाम हम लोग देखें, आप फिर हम लोग देखें कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, डन ना, तो स्टेट का नाम याद कर लोगे ना खुद से। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, बता, कम्युनिटी देखे थे कि कम्युनिटीज भी बढ़ चढ़ के योगदान दिए कि ताकि, ठीक है, जैसे चिपकू मूवमेंट हो गया, बीज बचाओ हो गया, और जिसमें हम लोग देखें कि एक अलग अलग सेंचुरीज बना देता है ऐसा, सेंचुरीज, ठीक है ना, जिसमें 1200 हेक्टेयर जो है लैंड को कंजर्व कर दिया जाता है। तो इस तरीके से चैप्टर रहा, ये हमारा बहुत सिंपल चैप्टर था, है ना। बस घर पे जाना है और बुक रीडिंग करना है और आधा घंटा में अपना बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग तो बुक में लिखा हुआ है, हम भी पढ़ा दिए, है ना। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है, और आज ही इसको कवर कर लेना है पूरा, ठीक है। और इससे मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वाई कंजर्वेशन इज नीडेड, कौन कौन से स्टेट में है, JFM क्या है, ये सब आते हैं एग्जाम में, आते हैं ये सब, ठीक है। सारा फिगर भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया और ये चैप्टर हमारा पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया।